जेठानी बनी सौतन। देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक तो हर घर की कहानी है, मगर जब वही जेठानी देवरानी की सौतन बन बैठे तो एक सुहागन के सिंदूर की लाली फीकी पड़ जाती है। हमारी आज की ये कहानी इसी पर इंगित है। कुछ सालों पहले सुनती देवी ने अपने दोनों बेटों वैभव और अर्थव की शादी जागृति और सिया के साथ की थी। जागृति बहू, जरा एक कप चाय पिला दे। ये लीजिए सासू माँ, आपकी मनपसंद अदरक इलायची की चाय। अरे छोटी बहू, जरा अपने शरीर को आराम दिया कर। एक भोर की उठी दिन भर एक पांव पर नाचती रहती है। अपनी जेठानी की जिम्मेदारियां उसे निभाने दिया कर। है कहाँ वो? माँ जी, वो जेठानी जी अभी जागी नहीं है और पाठ पढ़ने के बाद आप चाय पीती हैं, इसीलिए मैंने ही बना दिया। शादी की 7वीं सालगिरह की बहुत बधाई हो छोटी बहू। आज ये चूल्हा चौका छोड़ छाड़ कर अथर्व के साथ घूमने जा। सास की बात से सिया के मन में एक आस जाग उठती है और वो कमरे में चली जाती है और सास खुद से कहती है, तेरा शुक्रिया भगवान, जो तूने मेरी झोली में झिलमिल सितारा डाला है छोटी बहू के रूप में। तूने मेरे बुझे घर में चंदा का अंजोर भेजा है, जिसकी चांदनी कोने कोने में छिटकी हुई है। बस अथर्व और सिया के शादीशुदा जीवन में कभी खटास ना आए। सास की बात सुनकर दूर खड़ी जेठानी शातिर हंसी हंसते हुए कहती है, जितनी दुआएं देनी है ना मेरी देवरानी को, शौक से दीजिए माँ जी, मगर अफसोस कि अथर्व मुझ पर फिदा है। अथर्व जी, आप आज भी ऑफिस जा रहे हैं? आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो क्या करूं घर पर बैठकर तुम्हारे लिए? हाँ, भजिया तलूं या फिल्मी हीरो की तरह तुम्हें बाहों में उठाकर जन्नत दिखाऊं? लुक एट योरसेल्फ, कितनी भद्दी हो गई हो तुम। वो तो मेरी किस्मत खराब थी कि तुम जैसी बोर्डम बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपने पति के हाथों हुई बेइज्जती के बाद सिया डबडबाई आंखों से उसे देखती रह जाती है। तभी दरवाजे पर खड़ी जेठानी फुसफुसाती है, अरे वाह, सालगिरह की ऐसी स्पाइसी शुरुआत देखकर तो दिल खुश हो गया। यही समय है मौके पर चौका मारने का। क्या हुआ देवर जी, आपकी भट्टी की तरह क्यों भड़क रहे हैं मेरी भोली भाली देवरानी पर? सीखो जागृति भाभी से। शादी के इतने वक्त बाद भी अपनी बॉडी मेजरमेंट को कितने अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अथर्व, तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक बच्ची की माँ हूँ और एक माँ बनने के बाद एक औरत की त्वचा शरीर बदलता है, और जेठानी जी सिर्फ और सिर्फ एक औरत है, माँ नहीं। ये सुनकर जागृति गुस्से से खाक होकर वहां से चली जाती है और अर्थव ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसकी बेटी बानी कहती है, रुकिए डैडी, प्लीज मुझे स्कूल ड्रॉप कर देना, आज मेरी स्कूल बस नहीं आई। बस यही चोचलेबाजी बाकी रह गई थी, है ना? चल भाग यहाँ से, मेरे पास टाइम नहीं है। इस तरह अर्थव अपनी 5 साल की बेटी बानी को भी झड़प कर चला जाता है और बानी रोते हुए बोलती है, माँ, डैडी हम दोनों से खिंचे खिंचे क्यों रहते हैं? कभी मीठे मुंह बात क्यों नहीं करते? बानी बेटी, डैडी जल्दी में होंगे, चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। फिर सिया बानी को स्कूल छोड़कर घर की ओर बढ़ने लगती है और उसके कदम एक कैफे के पास रुक जाते हैं, जहां जागृति और अर्थव हाथों में हाथ डाले हुए बैठे होते हैं। ये दृश्य देखकर सिया के दिलो दिमाग के सैकड़ों सोचाहट उफन पड़ते हैं। ये दोनों इस कैफे में क्या कर रहे हैं? कहीं इनके बीच कुछ? नहीं नहीं, देवर भाभी का दर्जा माँ बेटे के बराबर होता है। मैं बिना किसी ठोस सबूत के इन पर लांछन नहीं लगा सकती। सिया अपने मन को समझाकर घर लौट आती है, मगर उसके मन में वो दृश्य घर कर जाता है। उसी रात बानी की ठिठुरती आवाज से सिया की आंख खुल जाती है। बानी, अरे ये दरवाजा कैसे खुला है? लगता है हवा के झोंके से खुल गया होगा। माँ, डैडी कहाँ है? अथर्व, अथर्व, कहाँ है आप? सिया अपने पति को पुकारती हुई बाथरूम और गैलरी पर खोजती है। तभी हंसी ठिठोली की आवाज से उसके कान खड़े हो जाते हैं। यह आवाज तो जेठानी जी के कमरे से आ रही है। बानी बेटी, तुम रुको, मैं आती हूँ। देवरानी दबे पांव जेठानी के कमरे की ओर बढ़ने लगती है और खुली खिड़की से भीतर झांकती है, जहां जागृति और अर्थव एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए बातें कर रहे थे। सचमुच जागृति, तुम्हारे साथ ये रात कायनात की तरह लग रही है। बस बस मेरे डार्लिंग देवर जी, ज्यादा बटरिंग बातें ना बनाओ। आखिर कब तक हम ये लुका छिपी का खेल खेलते रहेंगे? वैभव और सिया से शादी करके हमारा जोड़ा मिसमैच हो गया। तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, डैशिंग डेयरिंग देवर।
इसीलिए मैं तुम्हारे भैया को जरा भी भाव नहीं देती। जानता हूँ जाने मन, अब मुझे जाना होगा, वरना सिया की आंखें खुल गई तो आफत खड़ी हो जाएगी। जैसे ही अर्थव बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो सिया अंदर आकर उन्हें कोसती हुई कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों देवर भाभी को। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी मेरी सौतन बन जाएगी। इतनी बड़ी धोखेबाजी, आखिर क्यों? तो तुमने सब कुछ देख लिया। मैं जेठ जी और सासू माँ को सब सच बता दूंगी। खबरदार, अगर तुमने अपने दिमाग में घोड़े दौड़ाने की कोशिश भी की तो तुम्हारी बानी की कहानी का दी एंड करने में 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे। अथर, ये हमारी बेटी को जान से मारने की बात कर रही है और तुम चुपचाप खड़े हो। किसकी बेटी? तू और बानी बस मेरी भूल हो। तुम्हारे जीने मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अगर तूने किसी भी किस्म की चालाकी की ना या अपनी चोंच खोली तो जिस बेटी पर जान छिड़कती है ना, तो उसका चेहरा याद कर लेना। इस तरह सिया अपने जेठानी और पति की धमकी के कारण अपनी बेटी को खोने के खौफ से पूरी तरह भर जाती है और सच से मुंह मोड़ लेती है, जिससे जेठानी और देवर के हवस को हवा मिल जाती है। फिर एक दिन बानी कहती है, क्या बात है माँ, आजकल आप इतनी खोई खोई सी क्यों रहती हो? बेटा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है बानी। बिटिया, जाकर खेल। बानी के बाहर जाते ही सिया की सास सुमति अंदर आकर कहती है, क्या बात है बहू, तेरे और मेरे बेटे के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? तेरा मुरझाया मुंह देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सौतन तुझे डाह रही है। अगर ऐसा कुछ है तो अपनी सास की एक बात याद रखना, विश्वास से भरी एक पत्नी चाहे तो अधोलोक से भी अपने पति के प्राण छीन कर ला सकती है। सास के शब्दों से जैसे बहू की बिखरी उम्मीद जुड़ जाती है और वो वैभव को सब कुछ बता देती है। सिया, तुम होशो हवास में तो हो? देवरानी होकर अपनी जेठानी पर ऐसा बेहुदा दोष लगा रही हो? हाँ? उसे कलंक के कटघरे में खड़ा कर रही हो? जेठ जी, मुझे अपनी बात साबित करने का एक मौका दीजिए। आज रात जेठानी जी के राज से पर्दा उठ जाएगा। इसके बाद सिया वैभव के साथ मिलकर सच्चाई बाहर लाने की साजिश रचती है और अर्थव के फोन से अपनी जेठानी को छत पर मिलने का मैसेज करती है। क्या हुआ मेरे डैशिंग डार्लिंग देवर जी, मुझे छत पर बुलाकर पीठ घुमाए क्यों खड़े हो? लगता है 4 दीवारी में भाभी के साथ रोमांस करके मन भर गया था। वैसे चांद की छिटकी मधुर चांदनी में इस वीराने छत पर कुछ नई यादें बनेंगी। जैसे ही जागृति अर्थव के गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, वो उसकी ओर पलटकर जोरदार चाटा मारता है, जिसके साथ छत की लाइट जल उठती है और सभी वहां आ जाते हैं। वैभव, तुम यहाँ? हाँ, मैं। इतने दिन से तुम मुझे धोखे में रख रही थी ना। और तू अर्थव, एक बार भी तुझे अपने बड़े भाई का ख्याल नहीं आया? हाँ, ये तो सिया का एहसान है जो उसने ये प्लान बनाया, वरना तुम्हारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा कभी नहीं खुलता। देवर भाभी के दायरे मिटाकर ये दोगली दोहरी जिंदगी जी रहे हो। हाँ, कैसे कर रहे हो तुम लोग ये? तुम दोनों से आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। वैभव, मुझे मत छोड़ो, मुझसे भूल हो गई। अपने बदमाशियों और बेहुदगी को भूल का नाम मत दो जागृति, चली जाओ यहाँ से। सिया, तुम मुझे माफ कर दो, तुम्हें हमारी बेटी का वास्ता। जिस बेटी को टुकड़ों में बांट देने की धमकी दी थी आपने, आज किस मुंह से आप मुझे उसी बेटी का वास्ता दे रहे हैं? बानी बेटी, पापा के पास आओ। दूर रहो मुझसे, आप बहुत बुरे हो। आपने मेरी मम्मी को धोखा दिया है, चले जाओ यहाँ से। माँ, आप तो मुझे माफ कर दो, मैं तो आपका बेटा हूँ। बस अपना ये घिनौना चेहरा लेकर निकल जाओ मेरे घर से। तू मेरा बेटा नहीं, बल्कि मेरे कोख का एक बदनाम कतरा है। इस तरह अर्थव और जागृति के कदमों के बहकाव के कारण 4 जिंदगी बिखर जाती है। सिया और वैभव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, मगर अर्थव और जागृति अपने भूल की सजा 4 दीवारी के ओछेपन में अकेले भोगने को आतुर हैं। गरीब माँ की 3 देशभक्त चुड़ैल बेटियां। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंग छिड़ी थी। पाकिस्तानी आतंकवादी धड़ाधड़ फायरिंग कर रहे थे, जिसमें 2 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे। तभी कमांडर युग प्रीतम सोहम छुपकर इशारों में बोलते हैं, सोल्जर, टेक योर पोजीशन, फायर द टारगेट आर एनिमीज। इन पाकिस्तानियों के हिंदुस्तानी की धूल चटा कर ही रहेंगे। जी कमांडर। सोहम, राइट में जाओ और प्रीतम तुम लेफ्ट में, और लगातार फायरिंग करने के बाद लास्ट में बम फेंक देना। यस सर। हाउस द जोश? यस सर। अटैक हिम।
हिंदुस्तानी कबूतरों, कहाँ छुप कर बैठे हो? मर्द के बच्चे हो तो बाहर आओ। अपने बिल में क्यों छुपे हो? डर लग रहा है क्या पाकिस्तान की गोलियों से? तभी सामने से उड़ता हुआ कमांडर युग उस पर बंदूक चलाकर जोर से कहता है, पाकिस्तानी आतंकवादियों, डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी प्रीतम सोहम एक एक बम उनकी ओर फेंकते हैं, जिससे ब्लास्ट होता है। पर उधर से पाकिस्तानी लोग भी फायर करते हैं, जहां प्रीतम और सोहम फौजी उसी क्षण शहीद हो जाते हैं। वह कमांडर युग पर भी फायरिंग करने वाले होते हैं। इतने में 2 फौजी चुड़ैल आकर उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को बंदूक से छलनी कर ढेर कर देती हैं और तीसरी चुड़ैल युग को साइड में ले जाकर बचाती है। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम चुड़ैल फौजी कैसे? ये कहते कहते युग बेहोश हो जाता है, जहां तीसरी चुड़ैल उसे छोड़कर हाथ में बंदूक लिए गुस्से से दोनों चुड़ैलों के साथ जाती है और पाकिस्तानी आतंकवादियों को एक एक करके मारने लगती है। तुमने क्या सोचा है? हम मर गए तो तुम हिंदुस्तानी बॉर्डर को पार करोगे, हमारे देश के नागरिकों को, फौजियों को मारोगे? सोचा भी कैसे? कौन है यहाँ? कौन है? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हम तुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर तू हमें बराबर दिखाई दे रहा है और तेरे साथियों की मरने की बारी है अब। गोलियों से कच्चा बोन डालो इन्हें, वैसे भी पुराना हिसाब करना तो बनता है। तभी तीनों चुड़ैल फौजी बम, तोप और बंदूकों के सहारे से एक एक पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराती हैं। फिर तीनों उन फौजियों की मरहम पट्टी करके उनकी मदद करती हैं। उनके हाथ पांव में लगी हुई गोलियों को निकालती हैं, जिसमें से 2-3 फौजी शहीद हो चुके थे। युग और प्रीतम ही बचे थे। कुछ देर बाद कमांडर युग को होश आता है और वो कहता है, ये मेरी मरहम पट्टी किसने की और मैं यहाँ कैसे हूँ? मैं तो बॉर्डर पे था। प्रीतम तुम ठीक तो हो ना? तभी प्रीतम होश में आता है और अपने साथियों को देखकर दोनों टोपी उतार रोने लगते हैं। युग सर, सोहम सर बहुत अच्छे थे। हमारे देश के लिए वो शहीद हो गए। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और आपने तो कमाल कर दिया, सारे पाकिस्तानियों को अकेले ढेर कर दिया। मेजर साहब तो खुश हो जाएंगे आपसे। ये क्या बोल रहे हो तुम? ना मैंने तुम्हारी जान बचाई ना अपनी, और मैंने पाकिस्तानी लोगों को ढेर भी नहीं किया। मैं आधे में ही घायल होकर बेहोश हुआ था। मेरी धुंधली आंखें मुझसे कह रही हैं कि किसी और ने हमें बचाया और इस मिशन को अंजाम दिया। शायद वो 3 चुड़ैलें थी जो कि फौजी थी। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे मिशन के अधिकतर लोग शहीद हो गए। अगर आपने भी ये मिशन पूरा नहीं किया तो कौन हो सकता है? चुड़ैल भला कैसे हो सकती हैं? मेरी बात का विश्वास करो। क्या मैं झूठ बोलूंगा? हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, पर पट्टियां खत्म हो गई थी। ये देखो, मेरे और तुम्हारे फर्स्ट एड हो रखा है। अरे हाँ सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जरूर कोई है, हमें पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो चुड़ैल है तो हम उनसे कैसे बात कर पाएंगे? ये तो उस बॉर्डर पर जाकर ही पता चलेगा। चलो हम वहां चलते हैं। वह अपने कैंप से बाहर ही आते हैं। इतने में मेजर का कॉल आता है, जो कहता है, प्राउड ऑफ यू माय बॉय, यू आर अ वेरी गुड सोल्जर। तुमने एक बार फिर इस मिशन को पूरा कर हमारे देश का नाम, हमारी आर्मी का नाम ऊंचा कर दिया। तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे 3 लड़कियों की याद आती है। वो भी तुम्हारी तरह बहादुर थी, पर शायद शहीद हो गई। बहुत जल्दी तुम्हें उसका पुरस्कार मिलेगा। जी सर, जय हिंद सर। जो चीज मैंने नहीं की, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। मुझे इसका पता लगाना होगा। तभी दोनों बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो चिल्लाकर कहता है, सुनिए, कोई है? देखिए, मैं जानता हूं आप यहीं हैं। कहिए, प्लीज मेरे सामने आइए, मुझे आपसे बात करनी है। दीदी, ये लड़का तो हमें ढूंढ रहा है। अब हम क्या करें? हमें इसके सामने जाना चाहिए या नहीं? देखिए, हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे सामने आइए। इतना बोल रहा है तो चलो। तभी तीनों फौजी चुड़ैल उसके सामने जाती हैं। बोलो, क्या बात करनी है तुमको हमसे? मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, आपने हमारी मदद क्यों की? क्योंकि हम फौजी हैं और इस बॉर्डर पर तुम अपने सोल्जर्स के साथ कमजोर पड़ गए थे। ऐसे में मैं उन उग्रवादियों को जीतने नहीं दे सकती थी। दरअसल 2 साल पहले हम तीनों बहनें मिशन अलकायदा पर थे। मुस्कान, श्रेया, हमने पिताजी का सपना सच कर दिखाया। हम फौज में दाखिल हो गए। अब देखना कैसे धूल चटाएंगे आतंकवादियों को। हाँ, बिल्कुल खल्लास कर देंगे उन्हें। उनकी वजह से ही हमारे पिता शहीदों पर अपने देश के लिए छोड़ेंगे नहीं हम। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। सोल्जर रश्मि, सोल्जर मस्तानी, सोल्जर श्रेया,
तुम तीनों अपने पिता की बहुत बहादुर बेटी हो। जिस तरह तुम्हारे पिता ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई मगर खुद शहीद हो गए, ऐसे ही तुम्हें भी अलकायदा मिशन में आतंकवादियों को पछाड़ना है। सर आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम पिताजी की तरह ही बहादुर हैं। कुछ समय बाद ही तीनों फौजी बहनें अपने फौजी साथियों के साथ उस मिशन में पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ती हैं और उनके बॉर्डर में घुसकर उन्हें मारती हैं। एक एक करके वो सबको मार गिरा देती हैं, पर एक मरा हुआ आतंकवादी उन पर बम फेंक देता है, जिस ब्लास्ट में तीनों शहीद होकर चुड़ैल बन जाती हैं। बस जब से ही हम इस बॉर्डर पर उन पाकिस्तानियों से अभी भी लड़ते हैं और मरने के बाद हम कमजोर फौजियों की मदद करते हैं, उनका मिशन पूरा कराते हैं, आतंकवादियों को धूल चटाते हैं और मरहम पट्टी करते हैं। ओह, तो ये है आपकी कहानी। इस हिसाब से तो मेजर साहब मुझे इस मिशन का सबसे अच्छा सक्सेसफुल कमांडर मान रहे हैं, जबकि आप इसकी असली हकदार हैं। मैं मेजर साहब को आपके बारे में बताऊंगा। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हैं। नहीं प्लीज मना मत कीजिए, मैं आपका हक नहीं मारना चाहता। ठीक है। आप फौजी अपने पिताजी की वजह से बनी हैं? हाँ, क्योंकि अपनी 3 बेटियों से प्यार नहीं करते थे। उन्हें बेटा चाहिए था जो उनकी तरह फौज में जाए, और उन्हें हम पर विश्वास नहीं था, लेकिन एक मिशन के अंतर्गत वो शहीद हो गए। उसके बाद हम तीनों बहनों ने ठान लिया कि हम पिताजी का सपना बेटी बनकर पूरा करेंगे, इसलिए हम तीनों फौज में भर्ती हुई। सच में देश की बेटी हो तो आप जैसी फौजी बेटी हो। कुछ दिनों में मेजर कमांडर युग को इस मिशन के लिए सम्मानित करते हैं, जहां कमांडर युग स्टेज पर सबको बहादुर 3 चुड़ैल बेटियों के बारे में बताता है, जिसकी वजह से सब उन्हें देख नहीं पाते पर सम्मानित करते हैं और कमांडर युग उन्हें माला पहनाता है। हम तीनों बहनों को सम्मानित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में तुम तीनों अपने पिता की तरह बहादुर हो। आई प्राउड ऑफ यू। उनके सम्मान में सभी जनगण मन गाते हैं। इस तरह तीनों फौजी चुड़ैलें हमेशा की तरह उस बॉर्डर पर रक्षा करती हैं। कार्नेलिया गांव में एक बेहद ही गरीब पति पत्नी का जोड़ा रहता था, जिसका नाम केशव और अंजना था। केशव एक मोची था जो जूती चप्पल सीने का काम करता था। भगवान भरोसे कभी कमाई होती तो कभी खाली हाथ ही लौटना पड़ता। उनकी शादी को काफी समय हो चला था, बावजूद उसके उनके कोई संतान नहीं थी। वो दोनों माँ लक्ष्मी के बड़े भक्त थे। रोजाना माँ की पूजा अर्चना करके ही कुछ खाते पीते जैसे तैसे जीवन यापन हो रहा था। रात के पहर अंजना केशव को खाना खिला ही रही थी। थोड़ा सा दाल चावल और ले लो। नहीं भाग्यवान, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, अब एक भी कौर और नहीं खाया जाएगा। इसी के साथ दोनों एक दूसरे की आंखों में निहारते हुए मन ही मन बातें करने लगते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं भूखी नहीं रह जाऊं, इसके चलते आपने आधा पेट खाना ही खाया है। अंजना, मुझे स्मरण है कि घरेलू साधन बेहद सीमित हैं। ऐसे में मैं तुम्हें भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ। अचानक दोनों दंपति की आंखें डबडबा जाती हैं। उनका दुख आंसू बनकर आंखों से बह जाता है। एक दिन की बात है। सुनो जी, दीपावली आने में केवल 2 ही दिन है। पूरे गांव भर ने खरीदारी कर ली, एक हमारा ही घर बाकी बचा हुआ है। भगवान, तुम्हें तो भले तौर से जानती हो कि मैं एक मोची हूँ। पहले तो 20-50 का दुखड़ा धंधा चल बन भी जाता था, मगर जब से मेरे बगल में भीखू मोची आया है, मेरी दुकान की दशा दुर्बल हो गई है। ऐसे में वक्त पर दाना जुटाना भी जान को आफत हो रही है। फिर हम गरीब दिवाली कैसे मनाएंगे? और फिर कौन सा हमारे गरीब गुमटी में कोई अतिथि गण आने वाला है? अजी ऐसा न कहिए, दीपावली के दिन महालक्ष्मी घर घर में घूमती है। क्या पता इस बरस हम गरीब के घर में महालक्ष्मी की दया दृष्टि बन पड़ जाए और मेरी सोनी झोली भी भर जाए। ठीक है अंजना, मैं दिवाली के लिए कुछ दाम जोड़ता हूँ। अगर हम दोनों दाना पानी पर दाम न उड़ाए तो लक्ष्मी पूजन के लिए, दीपावली के लिए और फूल फलहार तो मोल ही ले लेंगे। दिवाली के दिन पति पत्नी 2 दिन पानी पीकर ही पेट भरकर दाना पानी के खर्च को बचा लेते हैं। आखिरकार दिवाली का दिन आता है, जहां सभी के घरों में भांति भांति के पूरी पकवान बन रहे थे। उस गरीब के घर चूल्हा उदास पड़ा था। सांझ होने के साथ सूरज की लालिमा घटने लगती है और दिवाली की रात सभी अपने घर में लक्ष्मी पूजन करते हैं। केशव और अंजना भी पूजा अर्चना करके कहते हैं, माँ लक्ष्मी, सोचा था कि इस बरस दीपावली के दिन आपके मनपसंद केसर का खीर भोग में अर्पण करूंगी,
मगर इस बरस भी रूखे सूखे फल से ही भोग लगाना पड़ेगा। अंजना की आंखों से निकले आंसू माँ लक्ष्मी की मूर्ति पर पड़ते हैं। तभी एक तजोमय प्रकाश के साथ माँ लक्ष्मी प्रकट होती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी अपने टखनों पर बैठकर कहते हैं, प्रणाम माँ लक्ष्मी, आखिरकार आप हम गरीब के घर आ ही गई। अंजना, केशव, इस गरीबी में जीवन जीने के बावजूद भी तुमने मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया, अपितु तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति बढ़ती चली गई। इसीलिए भेंट में मैं अंजना की गोद भर रही हूँ। आज से ठीक 9 माह के बाद तुम एक पुत्री जनोगी, जिसके कंचन कदमों से तुम्हारे घर की दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी के दाहिने हाथ से निकली एक सुनहरी रोशनी अंजना के गर्भ में समा जाती है और ठीक 9 महीने बाद वो एक बेटी को जन्म देती है, जिसके पांव सोने के होते हैं। ये देखकर दंपति दंग होकर कहते हैं, ये क्या भला है? हमारी बेटी के दोनों पांव खरे सोने के समान चमक दमक रहे हैं। ये तो मेरी भी समझ से परे है। अभी दोनों सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें महालक्ष्मी की कही हुई बात याद आती है। ये जरूर माँ लक्ष्मी के जादू के जरिए हुआ है, जो हम गरीब के घर सोने के पैर वाली बेटी का जन्म हुआ है। यही हमारी बिगड़ी बनाएगी। जन्म के 6ठे दिन दोनों अपनी सोने के पांव वाली बेटी का नामकरण करते हैं। अजी, अगर हमारी बेटी के नामकरण के लिए गांव के पंडित जी को बुलाया तो वो हमारी बेटी के सोने के पांव के सच से रूबरू हो जाएंगे और फिर ये बात बाहर ना आ जाए। हाँ भगवान, बात तो खरी है, जो कि मेरी बेटी के पांव सोने के हैं, इसलिए उसका नाम सुनहरी होगा। ऐसे ही दिन सप्ताह और सप्ताह महीनों के मंजर में शुमार होते गए। अब सुनहरी 9 महीने की हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन आता है जब सुनहरी ने माँ की गोद से उतरकर जमीन पर कदम रखा, जिसके साथ उस गरीब के घर की काया पलट हो गई। उनके घराने के हर एक सिरे से लेकर सामान तक सोने का हो चुका था। ये देखकर दोनों बेहद स्तब्ध हुए। देखो अंजना, जैसे ही हमारी बेटी सुनहरी के सोने के पांव हम गरीब के जमीन पर पड़े, हमारा घर सोने का हो गया। ये माँ लक्ष्मी की महिमा है। बेटे की सोने के पैरों से केशव और अंजना के जीवन में गरीबी मीलों पार जा चुकी थी, मगर अब करनलिया गांव गढ़ के लोगों का निशाना उनका सुनहरा घर बन चुका था। चालाक चंपकलाल पूरे गांव के लोगों से एक की दो लगाते हुए अपनी चाल चलता है। अरे देख लो भाई बहनों, आधे से ज्यादा गांव गरीबी में दिन काट रहा है और वहीं केशव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बड़ा कहता था कि ये गांव गढ़ मेरा परिवार है, अब देखो। चंपक के भड़कावे में आकर गांव का सारा समुदाय केशव के घर का किवाड़ पीटता है। अरे ओ केशव के बच्चे, कहाँ है? बाहर निकाल। क्या बात है सुरजीत, कैसे आना हुआ? देख लो लोगो, हाँ, कल तक जिसके घर में दाने दाने की किल्लत थी, आज कैसे कुर्ता पाजामा पहने ठाट बाट से खड़ा है। क्यों रे मोची, ऐसा भी कौन सा खजाना हाथ आ गया तेरे, जो मिट्टी के गढ़ से सीधे सोने की बिल्डिंग पिटवा लिया? बस यूं समझ लो काकी कि ये सोने का घर मेरी बेटी की बदौलत मिला है। हमने तो आज तक तेरी बेटी को देखा भी नहीं और ना ही मिला, और भला ये बित्ते भर की तितैया किस्मत क्या बदलेगी तेरी। लोगों, मुझे तो लगता है ये मोची चोर उचक्का बन बैठा है, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। चलो। सभी जन केशव पर दोष लगाते हुए उसकी बेटी का ठट्ठा उड़ाकर चले जाते हैं, जिस कारण माँ लक्ष्मी का कोप उस गांव गढ़ पर अकाल बनकर बरसता है। खेत खलिहान बंजर हो जाते हैं, पानी के पोखर भी सूख जाते हैं, जिसे देखकर केशव सोच में पड़ जाता है। जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई, सब कुछ छिन्न भिन्न हो चला है। अंजना, जाने क्यों मुझे ये माँ लक्ष्मी की ही माया लगती है। वक्त आ गया है जब हमें अपनी बेटी के सुनहरे पांव की सहायता से गांव गढ़ के पेट की आग बुझानी होगी। अंजना सुनहरी को गांव में लाती है। सुनहरी जमीन के जिस हिस्से पर पैर रखती है, वो माँ लक्ष्मी के समान सोने के दमकते चरण पादुका बन जाते हैं, जिसे देखकर रमैया कहती है, ऐसे सोने के पैरों की छाप तो केवल माँ लक्ष्मी के होते हैं। रमैया के इतना कहते ही वो बच्ची आकाश के बीचों बीच उड़कर माँ लक्ष्मी में बदलते हुए कहती है, तुमने सही पहचाना रमैया, सुनहरी मेरा ही सूक्ष्म अंश है।
केशव और अंजना ने इसे ग्रहण किया, इसीलिए इनकी गरीबी अमीरी में बदल गई। और तुमने जो मेरे दिए अंश को दंडवत के बजाय उसका ठट्ठा उड़ाया, इसीलिए मैंने इस गढ़ को गरीब कर दिया। महालक्ष्मी, हमारी मूढ़ता के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम इस सच से बेखबर थे, हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और एक विकल्प देती हूँ, भविष्य में फिर इस भूल को न दोहराना। इसके बाद सुनहरी सोने के पैरों वाली बच्ची में बदल जाती है। अब जिस जन ने भी उसे माँ लक्ष्मी का रूप करके ग्रहण किया, उसकी गरीबी खत्म हो गई। कल तक जो गरीब मोची गढ़ में मजाक का पात्र था, उसकी बेटी के सुनहरे पांव की बदौलत न सिर्फ उसकी गरीबी दूर हुई, बल्कि वो बच्ची गरीब पिता के गौरव का कारण बन गई। इसीलिए साथियों, कभी किसी को खुद से छोटा समझने की भूल न करें। जादुई कुकर। सुलेखा अपने 2 बच्चे बबली और चीकू के साथ समयपुर नाम के गांव में एक कच्चे मकान में दिन काट रही थी। 2 साल पहले उसकी मांग की लाली छिन गई थी। ऐसे में सुलेखा ने जैसे जीने की आस ही खो दी हो, मगर एक माँ की जिम्मेदारियों ने उसे आंख मूंदने की इजाजत नहीं दी थी। सुबह का सूरज उगते ही वो झट से जाग जाती है। माँ, आप मेरे और बबली दीदी के लिए स्वेटर कब लाओगी? इस पतले बुशर्ट में स्कूल में बहुत ठंड लगती है। माँ, मास्टर जी ने मुझे भी स्वेटर पहनने को कहा है, वरना कल की तरह आज भी स्कूल से बाहर ही खड़ा होना पड़ेगा। सुलेखा अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर शिक्षा के अभाव में उसे अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए ईंट की भट्टी में धकेल दिया था। जहाँ का मालिक रघुराम था, वो स्वभाव से बहुत ही सख्त था। वो गरीबों से बेहिसाब काम करवाता था और उनका आधा पैसा खुद ही खा जाता था। सुलेखा भी उन्हीं में से एक थी। बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं आज बाजार से तुम्हारे लिए स्वेटर खरीद लाऊंगी। बस आज का दिन काट लो। आज महीने का आखिरी दिन था। सुलेखा की आंखों में महीने भर का मेहनताना मिलने की आस बंधी थी। आओ आओ सुलेखा रानी, कहो तो तुम्हारे कदमों के आगे फूल बिछा दूं। माफ कर दो रघुराम भाई, जरा सी देरी हो गई, मगर आप चिंता मत करो, मैं अपने हिस्से की सभी ईंट बना लूंगी। सुलेखा अपनी जल्दी जल्दी ईंट बनाने में जुट जाती है। शाम ढलने पर रघुवीर सभी मजदूरों को पैसे बांट देता है। बच जाती है सिर्फ सुलेखा। भाई साहब, मुझे भी पैसे दे दीजिए। अरे, जब मैं मजदूरी के पैसे दे रहा था तो सो रही थी क्या? अब मेरे जेब में एक ढेला भी नहीं है। तेरा हिसाब अब अगले हफ्ते होगा। ये सुनकर सुलेखा कहती है, मुझ मजबूर माँ पर ऐसा गजब मत ढाओ। अगले 1 हफ्ते कैसे कटेगा? आज बनिए का लेखा नहीं दिया तो वो मुझे एक दाना नहीं देगा। मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मरते हैं तो मर जाए। सुलेखा टूटे मन से घर की ओर बढ़ने लगती है। माँ, आप आ गई? मुझे और चीकू को बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ बना दो, फिर हम बाजार जाएंगे। चीकू, बबली, हम बाजार नहीं जा सकते क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपनी गरीब माँ को माफ कर दो बच्चों, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश को भी पूरा करने में खरी नहीं उतर पाई। कोई बात नहीं माँ, हमें स्वेटर नहीं चाहिए माँ, सच्ची। हाँ माँ, क्योंकि हम तो फौलाद की औलाद है। इस तरह चीकू की चिकनी चुपड़ी बातें सुलेखा का ध्यान खींच लेती है। क्या बनाओ? घर में सिर्फ ये छूछे चावल के दाने हैं। माँ, गीले चावल बना दो क्योंकि उसमें साग सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बर्तन तो टूट फूट चुके हैं, सिवाय किशोर के खरीदे इस कुकर को छोड़कर। सुलेखा जल्दी से चावल से भरा हुआ कुकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। थोड़ी देर बाद वो बने हुए चावल अपने बच्चों को बराबर बांटकर परोस देती है। अरे वाह माँ, ये गीले चावल तो बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। थोड़ा और चावल दे दो। हाँ माँ, मुझे भी आधी करछी चावल देना। ये सुनकर सुलेखा का चेहरा फीका पड़ जाता है और जैसे ही वो कुकर के भीतर झांकती है तो कहती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कुकर का सारा चावल काच पोंछकर बच्चों की थाली में डाला था, फिर ये कुकर चावल से भरा कैसे? सुलेखा के ऐसा कहते ही एक सुनहरी किरण कुकर को घेर लेती है और कुकर सोने के सांचे में ढल जाता है। साथ ही कुकर के बाहरी छोर पर आंख कान मुंह छिटक पड़ता है। घबराओ मत, मैं एक जादुई कुकर हूँ। जादुई कुकर? क्या तुम हमारी गरीबी मिटाने आए हो?
हाँ, मैं जादुई कुकर हूँ, मेरे अंदर खाने का खजाना है। तुम जिस खाने की फरमाइश करोगे मैं वो सारे पूरे कर दूंगा। क्या सचमुच? हाँ बिल्कुल बबली। क्या तुम मेरी खीर खाने की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? बबली के इतना बोलते ही जादुई कुकर के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी इठलाने लगती है और कुकर से निकलती खीर की खुशबू पूरे घर में इठला पड़ती है। आगे बढ़ो बबली, खाओ और बताओ कि कैसी बनी है मुझ जादुई कुकर की खीर। दोनों बच्चे जादुई कुकर में बना खीर खाकर बहुत खुश होते हैं, जिसे देखकर सुलेखा कहती है, शुक्रिया जादुई कुकर, आज तुम्हारी बदौलत मेरे बच्चों को अच्छा खाने को मिला। मगर तुम तो बरसों से हमारे घर में हो, फिर मुझे पता कैसे नहीं चला कि तुम जादुई हो? क्योंकि आज से पहले मैंने अपना जादू कभी जाहिर ही नहीं किया, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ जादुई कुकर से अपने घर की गरीबी मिटाओ। जादुई कुकर के जरिए सुलेखा को गरीबी के गड्ढे से बाहर आने का रास्ता दिखाई पड़ जाता है। अगले ही दिन से उसने एक ढाबा खोल लिया था। आधा दिन बीत गया मगर अब तक हमारे ढाबे पर कोई नहीं आया। घबराओ मत सुलेखा, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। बस लोगों के मुंह एक बार मुझ जादुई कुकर के खाने का जायका लग गया तो उसके बाद उनके कदम भूले भटके भी यहीं आएंगे। कुछ ही देर बाद जोगिया नाम का एक इंसान उनके ढाबे पर आता है। अरे क्या मिलेगा तुम्हारे ढाबे में खाने को? कहिए, क्या खाना चाहेंगे बाबूजी? हमारे ढाबे पर आपको सब कुछ खाने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से कढ़ी चावल और एक तंदूरी नान और जो है भरवा भिंडी खिला दो। जी बाबूजी, बस अभी लाई। ढाबे पर बैठे ग्राहक के खाने का फरमान सुनकर जादुई कुकर सोने में चमक उठता है और उसके अंदर से एक एक करके सभी खाना बनकर बाहर निकलने लगता है। शुक्रिया जादुई कुकर, तुमने कितनी जल्दी ये सारा खाना बना दिया। अरे मैं जादुई कुकर खाने खजाने का जलता हुआ चिराग हूँ जो 2 मिनट में खुशियाँ देती है। हाँ, जैसे ही ग्राहक जादुई कुकर में बने सभी खाने का स्वाद चखता है तो खुशी से झूमते हुए कहता है, क्या बात है, सचमुच ऐसा स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया है। दिल खुश हो गया। अब जो है हमारा ढाबे पे आना जाना लगा ही रहेगा। हर एक दिन के साथ सुलेखा के ढाबे पर आने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगती है। जो भी जादुई कुकर के खाने का जायका चखता है वो उस ढाबे का दीवाना हो जाता है। सुलेखा के दिन बदलने लगते हैं। देखो माँ, हमारा ढाबा लोगों में भरा हुआ है। सभी को हमारे ढाबे का खाना पसंद आ रहा है। हाँ बबली बिटिया, ये सारा कमाल जादुई कुकर का है, वरना हम ये अच्छे दिन कहाँ देख पाते। अरे अब बातें बंद करो और काम चालू करो। जाओ अब जाकर ढाबे के ग्राहकों की थाली की घटी बड़ी का मुआयना करके आओ। अरे जरा जल्दी से एक बड़ी थाली बिरयानी तो ले आओ। मेरी दाल मखनी भी लेते आना। जी अंकल, जादुई कुकर जल्दी से दाल मखनी बनाओ। नहीं, पहले बिरयानी। तुम बच्चे झगड़ा मत करो, बस मुझे 2 मिनट दे दो। रेल मत बनाओ वरना मैं फट जाऊंगा। ये सुनकर दोनों बच्चे हंस पड़ते हैं और अगले 2 मिनट में कुकर लाजवाब दाल मखनी से लबालब भर जाती है, जिसके बाद कुकर बबली को बिरयानी भी देती है। ऐसे ही ढाबा जादुई कुकर से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है और सुलेखा एक सुंदर बड़े घर की नींव रखती है, जहाँ सब कुछ नया सामान होता है, जिसे देखकर जादुई कुकर कुड़ते हुए कहता है, सुलेखा तुमने सब कुछ बदल दिया। अब तो तुम गरीब से अमीर हो चुकी हो। इस नए घर में सब कुछ नया नया है, चाहे बिछौना हो या खाना। अब कहीं तुम मुझे भी तो नहीं बदलने वाली? हाँ नहीं जादुई कुकर, तुमने जो मुझ गरीब की तकदीर बदल दी, मैं तुम्हें कभी नहीं बदलूंगी। तुम अंत तक हमारे बीच बने रहोगे। ये सुनकर जादुई कुकर खुशी से झूम उठता है और देखते ही देखते कुकर गाजर के हलवे से लबालब भर जाता है, जिसकी खुशबू पूरे घर में घुल मिल जाती है। और कुकर कहता है, हाँ चलो इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। और अंत में सुलेखा और उसके बच्चे जादुई कुकर में पके स्वादिष्ट गाजर का हलवा खाकर अपनी कामयाबी की खुशियां मनाते हैं। इसी के साथ जादुई कुकर की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। गरीब बाप की 3 बेटियों की जादुई गाउन। हरिया सिलाई की मशीन पर बैठकर कपड़े सिल रहा होता है कि तभी वहां एक सरवन नाम का लड़का आता है और उससे कहता है, अरे काका,
जरा मेरी शर्ट फट गई है, उसे सिल दो। हरिया तुरंत उसकी शर्ट अपनी सिलाई मशीन पर रखता है और सिलना चालू कर देता है। देखते ही देखते हरिया सरवन की पूरी शर्ट सिल देता है और उसे दे देता है। ये लो बेटा, पूरे 30 रुपए हो गए हैं। सरवन 30 रुपए हरिया को देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद उसकी तीनों बेटियां उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, पिताजी पिताजी ये देखिए मेरी ड्रेस फट गई है, अब मैं स्कूल फंक्शन पर क्या पहन कर जाऊंगी? मेरी ड्रेस भी बहुत पुरानी हो गई है, सब बच्चे मुझे फटी हुई ड्रेस में बहुत चिढ़ाते हैं। पिताजी मेरी ड्रेस भी हर जगह से फटी हुई है, मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए। अरे तुम तीनों चिंता क्यों करती हो, मैं तुम तीनों के लिए नई नई फ्रॉक सिल दूंगा। हरिया एक कपड़ा निकालता है, जिसके बाद वो उस कपड़े से अपनी तीनों बेटियों के लिए एक फ्रॉक सिल देता है। जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां फ्रॉक पहनकर बहुत खुश होती हैं। पिताजी आपने तो बहुत अच्छी फ्रॉक सिली है, अब मैं अपनी नई फ्रॉक पहनकर अपने स्कूल जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी। अब हमारी नई फ्रॉक देखकर कोई हमें ये नहीं कहेगा कि हमने फटी हुई फ्रॉक पहनी है। ऐसा कहने के बाद तीनों अपने स्कूल पहुंच जाती हैं, जहां उन तीनों की सभी सहेलियां नए नए कपड़े पहनकर आई होती हैं। ओह माय गॉड, जरा देखो तो सही, इनकी फ्रॉक कितनी ओल्ड फैशनेबल लग रही है। आजकल तो सब गाउन पहनते हैं। अरे ये लोग गरीब हैं, इनके पास कहाँ से ऐसे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए पैसे होंगे। मेरे पिताजी ने मेरा गाउन पता है कितने का लिया है, पूरे 25,000 रुपए का है। शालू, रूपा और संजना की सभी सहेलियां फिर से उन्हें अपनी अपनी महंगी ड्रेस दिखाकर चिढ़ाने लगती हैं। वो तीनों स्कूल के फंक्शन को खत्म करने के बाद जब वापस अपने पिता के पास पहुंचती हैं, वो उनसे कहती हैं, पिताजी आपने अभी तक हमारे लिए किया ही क्या है, हमें हमारी सहेलियों जैसी महंगी फ्रॉक नहीं दिलाई। अरे उनकी फ्रॉक देखिए कितनी सुंदर और चमकीली लगती है। पिताजी हमें बिल्कुल वैसी फ्रॉक चाहिए। हाँ पिताजी, आपको हमारे लिए वैसी फ्रॉक लानी ही होगी, हमें चाहिए तो चाहिए। वो तीनों बहनें मिलकर अपने पिता से जिद करना शुरू कर देती हैं। देखो बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें इतनी महंगी फ्रॉक दिलवा सकूं। जितना मैं कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा ही चल पाता है बेटा। हरिया अपनी तीनों बेटियों को समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं समझती। अगले दिन उन तीनों की सभी सहेलियां लोहड़ी के त्योहार के लिए नए नए कपड़े खरीदने जाती हैं। ओहो देखो तो सही, इन बेचारियों ने तो आज भी पुराने कपड़े पहने हैं। अरे आज लोहड़ी है, कम से कम आज तो नए कपड़े पहन ही लेना। बस बहुत हुआ, मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। रूपा हरिया के पास जाती है और उससे कहती है, पिताजी आज फिर हमारी सहेलियों ने हमारा मजाक उड़ाया, अब आप भी हमें ड्रेस दिलवाओ ना, जैसे बाकी लड़कियों के पिताजी उन्हें नए कपड़े दिलवाते हैं। रूपा की बात सुनकर हरिया कपड़े सिलना रोक देता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, मेरे पास पैसे नहीं है, जाओ और जाकर खेलो। हरिया परेशान होकर वहां से उठ जाता है और बाहर की तरफ चला जाता है। चलते चलते वो एक नदी किनारे पहुंचता है, जहां वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। मैं बहुत बुरा पिता हूँ, मैं अपनी बेटियों की ख्वाहिशों को पूरा भी नहीं कर सकता। इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता। वो इतना कह ही रहा था कि तभी पेड़ के अंदर से एक जादुई परी निकलकर बाहर आती है। अरे तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत अच्छे पिता हो। जो पिता अपनी बेटियों के बारे में इतना सोचता है वह बुरा नहीं हो सकता। आखिर क्या बात है और तुम क्यों परेशान हो? हरिया जादुई परी को अपने बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद जादुई परी अपनी छड़ी से 3 जादुई गाउन प्रकट करती है। देखो ये कोई मामूली गाउन नहीं है, ये जादुई गाउन है। तुम इन गाउन को अपनी तीनों बेटियों को पहना देना, उसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज अगर तुम ना होती तो मेरी परेशानी दूर ना होती। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है और परी वापस पेड़ में समा जाती है। घर पहुंचकर हरिया अपनी तीनों बेटियों को गाउन पहना देता है और कहता है, अब तो ठीक है ना बेटा, मैं तुम तीनों के लिए गाउन लेकर आया हूँ, लेकिन ये कोई मामूली गाउन नहीं बल्कि जादुई गाउन है। हाँ पिताजी, ये गाउन बहुत अच्छी है और बहुत चमकीली और सुंदर भी है।
गाउन पहनने के बाद जैसे ही वो तीनों चलना शुरू करती हैं, उनके गाउन से सोना, पैसे और कई सारे गाउन निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, इनका जादू तो कमाल है। शालू के गाउन के ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, तो वहीं रूपा के गाउन से बहुत सुंदर सुंदर गाउन निकलने लगते हैं, जिसके चलते संजना के गाउन से ढेर सारे नोट प्रकट होते हैं। ये सब देखकर हरिया बहुत खुश होता है। अरे ये तो सचमुच अद्भुत है, इसकी तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हाँ पिताजी, आपने सही कहा। जरा देखो कितने सारे सोने के सिक्के हैं यहाँ। एक ही दिन में बेचारे गरीब हरिया की किस्मत बदल जाती है और वो उन पैसों और सोने के सिक्कों को अलमारी में रख देता है। मेरी प्यारी बच्चियों, इसके बारे में कभी किसी को मत बताना। उस दिन के बाद से हरिया सिलाई का काम छोड़कर गाउन बेचने का काम शुरू कर देता है। उसके पास इतने सुंदर और इतने प्यारे गाउन थे कि गांव के सभी लोग उससे गाउन खरीद लेते हैं। आज तो मेरी अच्छी खासी कमाई हो गई। इसी के चलते हरिया अपनी तीनों बेटियों के साथ मिलकर लोहड़ी का त्योहार अच्छे से मना लेता है। आज तुम तीनों की माँ जिंदा होती तो तुम तीनों को बहुत प्यार करती। हाँ पिताजी, हम तीनों बहनें अपनी माँ को बहुत याद करती हैं। उस दिन के बाद से उनकी धीरे धीरे सभी परेशानियां ठीक होने लगती हैं। एक दिन रूपा, शालू और संजना की सहेली शिल्पा के पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके चलते शिल्पा उन तीनों के पास आकर कहती है, मेरी मदद करो, मेरे पिताजी को कैंसर है, उनका इलाज करवाने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। तुम जाओ, अपने पिता के पास जाओ, हम पैसा लेकर आते हैं। तीनों बहनें अपने पिता के पास जाती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं, जिसके बाद वे तीनों अपने जादुई गाउन पहन लेती हैं और वहां से चलने लगती हैं। उनके चलते ही गाउन के अंदर से सोना, गाउन और पैसे निकलने लगते हैं। शालू के गाउन से ढेर सारे सोने के सिक्के, रूपा के गाउन से ढेर सारे गाउन और संजना के गाउन से ढेर सारे पैसे निकल आते हैं। पिताजी, इन गाउन को तो आप बेच देना, बाकी हम ये सोने के सिक्के और पैसे शिल्पा के पिताजी के इलाज के लिए लेकर जा रहे हैं। वो तीनों मिलकर हॉस्पिटल की फीस भर देती हैं, जिसके बाद शिल्पा के पिता का इलाज शुरू हो जाता है और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मैंने तुम तीनों का इतना मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने मेरी मदद की, उसका बहुत शुक्रिया। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज था। वो तीनों बहनें मिलकर गांव के बहुत से गरीबों की मदद करती हैं। वो तीनों फिर से एक बार अपने तीनों गाउन पहन लेती हैं, जिसके बाद शालू के गाउन से ढेर सारे सोने के सिक्के और रूपा के गाउन से ढेर सारे सुंदर सुंदर डिजाइन वाले गाउन, वहीं संजना के गाउन से बहुत सारे पैसे निकलकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। वो तीनों उन पैसों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती हैं और भूखों को खाना भी खिलाती हैं। वहीं हरिया का गाउन बेचने का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगता है और वो अब सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।